Hello, friends, and a very warm welcome to you all in yet another exciting episode of Your English Buddy. And I do hope the knowledge imparted here will come in handy to you. और इंग्लिश में अपने आप को और अच्छे ढंग से आप व्यक्त कर पाएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सेशंस में मैंने आपके साथ फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन को प्रकट करने के लिए कुछ मेथड शेयर किए थे। आज के वीडियो में कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं। So let's kick off the proceedings today. How to series part 5. इस 5th part में हम देखेंगे how to describe one's state of mind in English when one is angry or nervous. अगर एक व्यक्ति गुस्से में या नाराज हो या घबराया हुआ हो तो वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। Let's see the first situation. When one is angry or in an irritable mood, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, क्रोधित है या बड़े चिड़चिड़े मूड में है, तो फिर उसे क्या कहना चाहिए? वो कह सकता है I am angry. किसी और के विषय में जब आपने किसी को गुस्से में देखा तो आप कह सकते हैं he is furious. The people are enraged. Why are you cross with me? आप मुझसे क्यों गुस्सा हैं? Why was boss irate? बॉस गुस्से में क्यों थे? They will be infuriated to see this mess. ये गंदगी देखकर वो बहुत गुस्सा होंगे। I am indignant because they deliberately ignored me. मैं बहुत गुस्से में हूं क्योंकि उन्होंने जानबूझकर मेरी उपेक्षा की। The workers have been incensed with the new policy for them. इस नई नीति को लेकर सारे कर्मचारी बहुत ही गुस्से में हैं। ये जो वर्ड्स इन सेंटेंसेस में यूज हुए जैसे कि furious, enraged, indignant, incensed, annoyed, ये सारे के सारे शब्द एंग्री यानी क्रोधित के ही सिनोनिम्स हैं। तो अगर आप एंग्री के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्रोध की अवस्था के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो था एडजेक्टिव्स के साथ सेंटेंसेस में उनका प्रयोग उस स्थिति के लिए जब आप गुस्से में होते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो इडियम्स यानी मुहावरों की मदद से उस स्थिति का हम विवरण कैसे दे सकते हैं। I lost my temper मतलब मुझे गुस्सा आ गया। इंदु hits the roof when she sees discrimination. इंदु जब भी भेदभाव देखती है तो वो आसमान सर पे उठा लेती है, मतलब बहुत गुस्सा हो जाती है। Why are you throwing a fit over a trivial matter? आप इतनी छोटे सी बात को लेकर इतना लाल पीले क्यों हो रहे? सुरेश will fly off the handle if you answer him back. यदि तुमने सुरेश को उल्टा जवाब दिया तो वो क्रोध से आग बबूला हो जाए। As soon as Papa saw my poor result, he went spare. जैसे ही पापा ने मेरा बहुत ही खराब नतीजा या रिजल्ट देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया। I can't tolerate corruption. I see red when any corrupt person appears before me. मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और जब कोई भ्रष्ट आदमी मेरे सामने दिखाई देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसी एक सिचुएशन होती है कि हम कभी डरे हुए रहते हैं या भयभीत हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में जब आप भयभीत हों या डरे हुए हों तो कैसे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं। या आप जिससे बात कर रहे हैं उसको आप कह सकते हैं यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, तुम असफलता से या नाकामी से डरते हो। आई एम नॉट स्केयर्ड, मैं नहीं डरता। हरीश इज स्केयर्ड ऑफ ड्राइविंग, हरीश गाड़ी चलाने से डरता है।
The villagers were frightened of man-eating tiger. गांव वाले आदमखोर शेर से भयभीत थे. When Shalini came to the operation theatre, she was terrified. जब शालिनी ऑपरेशन थिएटर में लाई गई तो वो बहुत भयभीत और डरी हुई थी. After the incident, everybody will be horrified. इस घटना के बाद हर एक व्यक्ति बहुत डरा हुआ होगा. You shouldn't be fearful. तुम्हें डरना नहीं चाहिए. फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स इन सेंटेंसेस में यूज हुए जैसे कि fearful, afraid, scared, frightened, horrified, terrified, ये सभी डरने की स्थिति या भयभीत होने की स्थिति के लिए इंग्लिश में यूज किए जाने वाले एडजेक्टिव्स हैं. इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं वर्ब्स के रूप में. वर्ब्स मतलब क्रियाएं. एक ऐसी क्रिया जो डर जाने के लिए यूज होती है. आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से. रवि फियर्स डॉग्स मतलब रवि कुत्तों से डरता है. I do not fear anymore. अब मैं नहीं डरता. In childhood, सुषमा feared darkness. बचपन में सुषमा अंधेरे से डरती थी. Do you dread snakes? क्या तुम सांपों से डरते हो? Dread भी fear जैसा ही एक verb है. Will the people dread us? क्या लोग हमसे डर जाएंगे? तो ये दो verbs आपने देखे, ये plain verbs हैं, fear और dread, जिनका अर्थ होता है डर जाना. अब इन्हीं स्थितियों को हम कुछ idioms की, phrases की मदद से समझते हैं. Bobby gets cold feet whenever he makes presentation. प्रेजेंटेशन देते समय बॉबी के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं. ये एक मुहावरा है जो डरने के लिए या भयभीत होने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. हाथ पांव ठंडे होना. तो एक बार फिर से पढ़ दूं आपके लिए. Bobby gets cold feet whenever he makes presentation. The sight of dead body made my flesh creep. लाश देखकर मेरी घिघी बन गई, अर्थात मैं बुरी तरह डर गया. The thought of war was making our blood run cold. युद्ध की आशंका से, युद्ध के विचार से हमारा खून जम रहा था. मतलब आपको बहुत डर लग रहा था. The bus driver was driving so fast that his speed was making the passengers' hair stand on end. बस का चालक इतनी तेज रफ्तार से बस चला रहा था कि यात्रियों के रोंगटे खड़े हो रहे थे. रोंगटे खड़े होने का मतलब भी बुरी तरह डर जाने के लिए प्रयुक्त होता है. This journey to the mountains will give you creeps. पहाड़ों की ये यात्रा से आपके डर के मारे छक्के छूट जाएंगे. इसी तरह एक और सिचुएशन है कि one feels nervous. कई बार हम काफी नर्वस यानी घबरा जाते हैं. घबराहट की स्थिति को हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं. I am nervous. किसी को घबराहट की स्थिति में देखकर आप ये पूछ सकते हैं, Are you edgy? My result was about to come, so I had butterflies in my stomach. मेरा रिजल्ट आने वाला था और इस वजह से मैं बहुत घबरा रहा था. All of us were on edge as 4 runs were required of the last ball. बहुत बार क्रिकेट मैच देखते हुए एक ऐसी स्थिति आती है कि आखिरी गेंद बची है और उसमें बल्लेबाजी कर रही टीम को 4 रनों की आवश्यकता है. तो स्वाभाविक रूप से सारे दर्शक, कमेंटेटर, देखने वाले सब बहुत घबराहट में उस स्थिति का सामना करते हैं. तो उस समय आप कह सकते हैं कि all of us were on edge as 4 runs were required of the last ball. Friends, in this How to series part 5th, we discussed some of the situations of nervousness and being scared. And I hope you have been watching and examining these words very carefully, and not just examining, you have been following this and practicing this to your benefit.
I hope to see you again with some more interesting information in the next video. And of course, if you like this information here, please like, share and subscribe to these videos. Your English Buddy. Until we meet again, Tata.